अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और अजम्पशंस देखे थे, क्योंकि उनको भी समझे बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। और आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को समझने के लिए उन टर्म्स से जो है अवेयरनेस ज़रूरी है। इसी तरह अकाउंटिंग की भी टर्मिनोलॉजी है। तो अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको इसकी जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना पड़ेगा। तो मेरे सामने जो है ये बुक पड़ी हुई है अकाउंटिंग की, बीकॉम की, सुहेल अफजल साहब की लिखी हुई है ये। और पूरे पंजाब में यही पढ़ाई जाती है बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें से हम देखते जाएंगे बारी बारी टर्म्स का नाम और डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, तो एंटिटी से मुराद तो इदारा होता है। बिज़नेस को हम देख लेते हैं, यानी जब दोनों का पता चल जाएगा तो इससे मुराद ये है कि प्रॉफिट कमाने वाले इदारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिज़नेस। तो बिज़नेस से मुराद ये है कि जो इदारे कोई भी जो काम करते हैं उसका मकसद जो है प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मेकिंग। तो जो भी इदारे प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको हम कहते हैं बिज़नेस। और बिज़नेस एंटिटी से मुराद ये हो जाएगा कि वो इदारे जो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं वो बिज़नेस एंटिटी कहलाते हैं। अब इसमें ये है कि कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते, वो पब्लिक वेलफेयर हो सकती है, सोशल वेलफेयर हो सकती है, तो उसके लिए भी बने होते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे। यानी जो इदारे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम कर रहे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, उनको हम बिज़नेस नहीं कहते। अब इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं हम, उसकी वजह ये है कि इन दोनों के जो अकाउंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारा जो मेन ज़्यादा जो इदारे हैं वो प्रॉफिट के लिए होते हैं, तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, बिज़नेस पे। इसके बाद हम ये देखते हैं इसमें क्या आ जाते हैं, ट्रस्ट आ जाते हैं, इसमें सोसाइटीज़ आ जाती हैं, इसमें NGOs आ जाती हैं। यानी इनका मकसद क्या होता है, लोगों की खिदमत करना है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, मुल्क के अंदर लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाते। इसके बाद है नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिज़नेस जब काम शुरू करता है तो उसके कोई ना कोई एक फॉर्म होती है, यानी उस बिज़नेस को चलाने वाले क्या होते हैं। एक आदमी भी हो सकता है, वन मैन, उसमें ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, मोर देन वन। अब क्या होता है कि इसको कोई एक शक्ल देनी पड़ती है कानून की नज़र में। लोगों ने इनसे जो है ना करस्पॉन्डेंस भी करनी है, लोगों ने इनसे पैसे लेने भी हैं, इनको पैसे देने भी हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी कोई ना कोई हैसियत हो। तो इसके लिए क्या होता है, 3 तरह की जो हैं वो बिज़नेस फॉर्म्स हैं। एक को हम कह देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको वन मैन बिज़नेस भी कह सकते हैं। इसको सिर्फ प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं। दूसरी जो है, इसमें क्या होता है कि एक बंदा नहीं होता, ज़्यादा लोग होते हैं, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा बंदा है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि या तो वो पार्टनरशिप के तौर पर काम करें या वो एक कंपनी बना लें। अब पार्टनरशिप जो है ये आसान है, इसमें
दो तरह की फर्म्स होती हैं, एक को अनरजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। यानी ये आसान है, यानी अगर आप बिज़नेस को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहते, बंदे एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा में तो ज़रूरत ही नहीं है, अकेला है, इसमें क्या है एक से ज़्यादा हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हम किसी कानूनी वो नहीं चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम वैसे ही काम शुरू कर देंगे, तो वो अनरजिस्टर्ड के तौर पर भी काम कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड फर्म, इसको हम फर्म कहते हैं, यानी रजिस्टर्ड फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं प्रॉपर एक वो जो कानून की शक्ल है, हम अपने आप को रजिस्टर्ड भी कराएं, हमारा नाम भी रजिस्टर्ड हो, तो फिर वो जो है ना कंपनी के तौर पर काम करते हैं। यानी बिज़नेस की 3 फॉर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एक को हम कहते हैं पार्टनरशिप और तीसरी है कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, करवाना चाहते हैं तो करवा भी सकते हैं, नहीं करवाना चाहते वो ना करवाएं। कंपनी की सूरत में लाजमी है, कंपनी जो है जब तक वो अपने वो जो बिज़नेस है उसको रजिस्टर नहीं करा देती, इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब तक वो नहीं बनाती वो काम शुरू नहीं कर सकती। इसके बाद है गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स मर्चेंडाइज, और इसी को अगर आप सिर्फ परचेजेस कह दें, इसके लिए ये लफ्ज़ भी यूज़ होता है, यानी आप ये 3 नाम याद रखें, गुड्स मर्चेंडाइज परचेजेस। अब ये क्या है, बिज़नेस में हम 2 तरह की चीज़ें खरीदते हैं, एक वो चीज़ें हैं जो फॉर यूज़ और एक फॉर सेल। यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक दुकान आपने बनाई है, अब उस दुकान में आपने काम करना है, अब उसमें क्या होगा, फर्नीचर भी चाहिए, रैक्स चाहिए चीज़ें रखने के लिए, उसमें काउंटर चाहिए, इसमें पंखे चाहिए या और भी इस तरह की, या चेयर्स चाहिए, तो वो तो आपने क्या किया इस मकसद के लिए ख़रीदी हैं कि भाई, या गाड़ी चाहिए बिज़नेस में यूज़ के लिए, तो ये जो होगी ये आप इसको हम कंसिडर नहीं करते, ये एज़ इट इज़ जिस नाम से ख़रीदी हैं वो वही नाम यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो हम कहेंगे फर्नीचर परचेज्ड, आपने कार ख़रीदी है व्हीकल परचेज्ड, यानी उसमें उसका नाम यूज़ होगा। लेकिन ये वो चीज़ है जिसका मकसद होता है कि बिज़नेस में हमने ख़रीदना है और आगे बेच देना है, यानी बेचने के लिए जो चीज़ हम ख़रीदेंगे उसको हम कहेंगे गुड्स मर्चेंडाइज परचेजेस। सवाल में, क्वेश्चन में अगर वो सीधे इस तरह लिख दे परचेज इज़ मेड, तो आप जो है, जो अकाउंटिंग का स्टूडेंट है वो फ़ौरन समझ जाएगा, या जो भी बंदा जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है, कि इससे मुराद वो क्या बात कर रहा है, वो चीज़ें खरीदी हैं जो बेचनी है हमने, यानी हम ख़रीदेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट पे बेच देंगे, ख़रीदेंगे प्रॉफिट पे बेच देंगे, तो उनको हम कहेंगे गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस। ठीक है, तो ये 3 नाम आपने याद रखने। इसके बाद है जी हमारे नेक्स्ट है कैश परचेजेस। परचेजेस जो है, यानी ये एक कॉमन सी बात है कि चीज़ें जो हैं हम नकद भी ख़रीद सकते हैं, कैश पे भी, और उधार भी ख़रीद सकते हैं। उधार पे जब ख़रीदेंगे तो उसका नाम है ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, और एक लफ्ज़ होता है पार्टी नेम। यानी जो नकद ख़रीदेंगे, जब चीज़ नकद ख़रीदेंगे तो उसमें ये लफ्ज़ आएगा, उससे आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो हमने उधार ख़रीदी। तो जब आपने उधार ख़रीदनी है तो उसमें ये 3 लफ्ज़ आएंगे, ऑन क्रेडिट आएगा, लिखा होगा परचेजेस ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का माना ही उधार। इसी तरह ऑन अकाउंट,
इसका मैंने भी यहाँ उधार है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि लिख लेना, अकाउंट होता है खाता, खाते में लिख लेना, तो उसको हम कहते हैं परचेजेज ऑन अकाउंट। और तीसरा है नाम आ जाए, यानी यहाँ लिखा हो परचेजेज मेड फ्रॉम मिस्टर ए। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये हमने उधार है। अच्छा, अगर इसको मैं हटा दूँ या यहाँ पे मैं इसी तरह लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दूँ ऑन कैश, तो फिर ये नकद हो जाएगी। यानी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कैश का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए या कुछ भी ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, यानी परचेजेज मेड लिखा हो, ये कैश समझी जाएगी। अगर कैश का लफ्ज़ आ जाए फिर तो 100% श्योर हो जाएगा कि ये नकद है। लेकिन अगर कैश का लफ्ज़ नहीं आया और ये तीन चीज़ें आ गई, कोई एक इसमें से आ गई, ऑन क्रेडिट आ गया, ऑन अकाउंट आ गया, पार्टी नेम आ गया, तो फिर ये उधार समझी जाएंगे। ठीक है, जो नकद खरीदेंगे उसको हम कहेंगे कैश परचेजेज और जो उधार खरीदी हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेज। क्रेडिट परचेज यानी परचेजेस की दो किस्में हो गई, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। इसके बाद है परचेजेस रिटर्न्स और रिटर्न्स इनवर्ड। परचेज रिटर्न और या इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, यानी जब हम बिज़नेस में चीज़ें ख़रीदते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो चीज़ें ख़रीदी हैं, जो हमें हमारा जो सप्लायर है उसने जो भेजी, तो वो हमारी उसके जो ऑर्डर है उसके मुताबिक नहीं थी, कोई और चीज़ भेज दी। यानी हमने कहा जी ये सपोज़ ये बल्ब भेज दें, हमने कहा था फ़िलिप्स के भेजना, उन्होंने हमने कहे थे 100 वाट के फ़िलिप्स के बल्ब भेज दो, उसने क्या किया 100 वाट के किसी और कंपनी के बल्ब भेज दिए। अब जब हमारे पास पहुँचे हमने देखा तो हमने कहा नहीं यार ये तो आपने गलत भेज दिए, तो फिर हम वो वापस कर देते हैं। यानी ख़रीदी हुई चीज़ को वापस कर देना, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अब रिटर्न आउटवर्ड क्यों पड़ा इसका नाम, इसको याद रखना बहुत आसान है। रिटर्न का मतलब तो हो गया वापसी, रिटर्न का मतलब वापस करना। अब किसने वापस की है, हमने की है या हमें भी वापस आ सकती हैं, अभी हम आगे भी देखते हैं। तो देखें, जब आप सोचें कि जब चीज़ें ख़रीदी थी तो क्या हुआ था, आई थी, इन हुआ था या आउट हुआ था, इन हुई थी हमारे कारोबार में। अब क्या होगा, ये क्या कह रहा है आउट, तो जब ये आउट होंगे यानी रिटर्न तो हो रही है, रिटर्न इन हो रही है या रिटर्न आउट हो रही है। तो अगर आउट हो रही है तो इसका मतलब पहले आई थी तो रिटर्न आउटवर्ड बन जाएगा, यानी परचेज रिटर्न। इसी तरह आगे इसको देखते हैं, दूसरा भी आएगा रिटर्न इनवर्ड, तो उसको उसके साथ समझेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं किताब के मुताबिक, ये जो बुक है इसमें जैसे दी हुई है तो वो हम देखते जा रहे हैं। इसमें आगे है 7 नंबर परचेज डिस्काउंट, यहाँ इकट्ठा दिया हुआ है परचेज डिस्काउंट और लिखा हुआ है सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, अभी देखें ये दो लफ्ज़ हैं, डिस्काउंट, यहाँ मैं दरमियान में लाइन खींच रहा हूँ, ये दो लफ्ज़ हैं डिस्काउंट। काउंट का मतलब होता है शुमार करना, और जब आपको पता है कि ये शुरू में लग जाए तो ये इसको उलट कर देता है। तो डिस्काउंट का मतलब है कि ना शुमार करना। तो आप वैसे भी जानते हैं कि डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि 100 रुपये की चीज़ जो है वो 95 में, 95 रुपये में, 90 में दे देना,
यानी हम बेच रहे हैं तो हम 100 की चीज़ जो है 90 में दे देंगे, और अगर हम ख़रीद रहे हैं तो 100 रुपये की जो चीज़ होगी वो 90 रुपये में ख़रीद लेंगे। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट, कि जो कीमत है, असल कीमत है, उसमें से कुछ पैसे छोड़ देना, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। ये जो छोड़े हुए पैसे हैं इसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी इसको शुमार नहीं करना। कीमत है 100 रुपये, लेकिन हम ये 5 रुपये शुमार नहीं कर रहे, तो कीमत कितनी होगी? 95 रुपये परचेज। तो जब हम ख़रीदते हैं चीज़ें, परचेज़ करते हैं, तो हमें ये कम देना पड़ती है, तो ये हमारी एक तरह से इनकम होगी, तो हम इसको एज ए अदर इनकम शो करते हैं। ठीक है। और ये कंपनी की मैनेजमेंट पे होता है कि वो जो लोग हैं परचेज़ करने वाले, प्रोक्योरमेंट, कि उनकी बारगेनिंग पावर कितनी है, उन्होंने किस तरीके से ये जो है कितना डिस्काउंट हासिल किया, ये उनकी परफॉर्मेंस होती है। इसी तरह सेल्स डिस्काउंट है, ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या है, हम चीज़ें बेच रहे हैं तो 100 रुपये की चीज़ है, हम बेच रहे हैं 95 रुपये में, इसी के अपोजिट तो 5 रुपये हमें ये कम मिलेंगे। इसको हम कहते हैं अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ठीक है। तो अब जो कंपनी बेच रही होती है उसकी कोशिश होती है कि यहाँ कम डिस्काउंट दें, ख़रीदने वाले की जो है कोशिश होती है कि ज़्यादा हम डिस्काउंट लें। तो ये डिपेंड करता है उनकी वो जो है ना स्किल्स पे या उनकी पोजीशन पे, बारगेनिंग पोजीशन पे, कि वो कितना डिस्काउंट जो है वो लेने में कामयाब होते हैं और वो अपना बचाने में कामयाब, बेचने वाले जो हैं वो कितना बचाते हैं। इसके बाद है जी अलाउंसेस। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, यानी ख़रीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी, यानी एट द टाइम ऑफ सेल, और जो है बेच रहा है वो परचेज, दोनों सूरतों में। तो अलाउंसेस है क्या? अलाउंसेस ये है कि आपने चीज़ें बेची, आपने चीज़ें बेची हैं तो या ख़रीदी हैं, दोनों सूरतों में एक ही नेचर है। आपने चीज़ें बेची, सेल की, कस्टमर को आपने चीज़ें डिलीवर कर दी, ठीक है, शिपमेंट कर दी। अब क्या हुआ कि चीज़ें इधर आ गई इसके पास, कस्टमर के पास। अब हुआ क्या था कि गलती से चीज़ें चली गई, जो है ना, जो उसने मांगी नहीं थी उसके मुताबिक नहीं गई, चीज़ें जो हैं वो और क्वालिटी की थी, या उसमें कोई चीज़ डिफेक्टिव चली गई। डिफेक्टिव यानी हमने कस्टमर को जो चीज़ें डिलीवर की उसमें कोई चीज़ें जो हैं वो डिफेक्टिव थी। अब हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनको भिजवा दी। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर किराया भी लगा, जो कैरेज है वो पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन के जो कॉस्ट है वो इसमें। अब कस्टमर तो वो ज़ाहिर है ख़राब चीज़ें जो हैं डिफेक्टिव वो नहीं लेगा, उसकी कोशिश होगी कि अभी ये मैं वापस कर दूं। अब वापस आने में कुछ मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं कि कस्टमर हमें वापस भिजवाएगा। अब जब वापस भिजवाएगा तो इसका जो किराया जो है वो भी कहेगा, अब जी मैं ये जो गलती आपसे हुई है, मैंने तो नहीं कहा था हमें कि मुझे ये चीज़ें भेजें, ख़राब भेजें, ये तो आपकी गलती है, तो इसका जो कैरेज है वो आप पे करेंगे, यानी बेचने वाला। हमने बेची हैं, हम पे करेंगे। अब क्या होगा, जब ये वापस आएंगे फिर हमें नई चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। अब पहली दफ़ा तो हो सकता है इसका किराया कस्टमर ने दिया हो, दूसरी दफ़ा जब हम भेजेंगे वो कहेगा ये किराया भी आप दो। तो इससे क्या होगा, हमें काफ़ी जो है वो नुकसान होगा। हो सकता है हमें उन चीज़ों पे प्रॉफिट ना हो, हमारा इससे ही निकल जाए किराए की सूरत में। ठीक है। तो इस सूरत में हम कस्टमर से कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, ये चीज़ें रख लें, हम आपको इसमें से कुछ पैसे छोड़ देते हैं। अलाउंस, हम आपको कुछ पैसे छोड़ देते हैं। यानी हम 100 रुपये की चीज़ बेच रहे थे, 5 रुपये डिस्काउंट था 95 का, तो अब हम उसे कहते हैं कि चलो यार तुम ऐसे करो कि ये 95 में है, हम तुम्हें 5 रुपये और छोड़ देते हैं, 1 यूनिट के पीछे तुम 90 की दे देना। तो ये जो 5 रुपये तो डिस्काउंट था,
और 5 रुपये जो एक्स्ट्रा जो छोड़ दिया गया इसको हम कहते हैं अलाउंसेस। ठीक हो गया। यानी अलाउंसेस क्या है कि वो जो चीज़ें ख़राब चली गई हैं तो उस बॉदरिंग से बचने के लिए कि वो हमें वापस भेजेगा, फिर हम उसको दोबारा सही चीज़ भेजेंगे, तो फिर बॉदरिंग भी होगी और किराया एक्सपेंस भी लगेगा, ख़र्चा होगा। तो उस खर्चे से बचने के लिए हम उससे बारगेनिंग कर लेते हैं। तो कस्टमर क्या करता है, उसको जो है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। ये उसकी मर्ज़ी है, करे या ना करे, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा लालच देंगे थोड़ा, तो वो हो सकता है एक्सेप्ट कर भी ले। तो अगर हम जो हैं, हमने चीज़ें बेची हैं, कस्टमर ने ख़रीदी हैं, तो हम इसको कहेंगे सेल्स अलाउंसेस। और अगर हमने ख़रीदी हैं तो ये हमें मिलेगा, तो हम इसको कहेंगे परचेज अलाउंसेस। ठीक है, सेल्स अलाउंसेस हमारा ख़र्चा होगा, क्यों हमें वो एक्स्ट्रा उनको छोड़ना पड़ा। और परचेज अलाउंस जो है वो हमारी इनकम हो गई, यानी हमें ख़राब चीज़ें आ गई, उसने हमें कोई थोड़ा सा इंसेंटिव दिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया। यानी परचेज अलाउंसेस, सेल्स अलाउंसेस, ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी, वही चीज़ दोबारा फिर आ गई, पर जो परचेज़ के वक्त आई थी सेल्स। 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं कैश सेल्स, एक को हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। तो जो कैश सेल है इसमें वही चीज़ है कि जो हम नकद चीज़ें बेचें उसको हम कैश सेल, और जो हम उधार बेचें वो हमारी क्रेडिट सेल। कैश सेल की निशानी वही है, सिर्फ कैश सेल्स लिखा हो, सेल्स मेड लिखा हो, या कैश का लफ्ज़ आ जाए, तो ये तीनों सूरतें कैश सेल्स को जाहिर करेंगे। इधर क्या है, वही लफ्ज़ आ जाए, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या पार्टी नेम, ये 3 चीज़ें अगर आ गई इनमें से, तो फिर क्या होगा, वो उधार समझी जाएगी। इसमें एक शर्त मैंने आपको पहले भी बताई है परचेज़ की, क्रेडिट परचेज़ और कैश परचेज़ के पार्टी नेम के साथ अगर कैश का लफ्ज़ लिखा आ गया तो फिर वो कैश ही समझी जाएगी, कैश का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। ऑन क्रेडिट आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए, पार्टी नेम आ जाए, तो वो उधार जो है वो समझी जाएगी, उधार ख़रीद हो या उधार फ़रोख्त हो। इसके बाद है जी नेक्स्ट वही चीज़ आ गई, सेल रिटर्न। और रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, यानी ये 2 नाम है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न वाला। उधर क्या था, परचेज रिटर्न, और वो था रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जब आप चीज़ें बेचते हैं तो अगर कस्टमर वापस कर दे तो उसको हम कहते हैं सेल रिटर्न। हम अगर चीज़ें ख़रीदें और हम कस्टमर को वापस कर दें तो हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अब बात इन दोनों की आती है कि ये कैसे याद रखना है कि ये सेल रिटर्न है या यहाँ, तो आपको सीधा सीधा नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें है कि भी स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं रिटर्न इनवर्ड में और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न की मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिटर्न का मतलब होता है वापसी। अब हम बिज़नेस कर रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो रिटर्न हम भी रिटर्न कर सकते हैं, हमें भी रिटर्न चीज़ें हो सकती हैं। अब यार इस रिटर्न का लफ्ज़ तो आपको क्लियर हो गया कि इसका मतलब वापसी। अब हमने की हैं या हमें वापस आई हैं, इसको देखना है। तो जब चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, तो इन होती हैं, तो अब इसके साथ लिंक कर दें आउट, यानी ये आउट, तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न हो गई। यानी जब परचेजेस की थी तो इन हुई, और अब जब वापस हुई तो आउट। तो रिटर्न आउट का मतलब है परचेज रिटर्न। जब सेल्स की थी तो चीज़ें क्या हुई थी, आउट हुई थी, हमने बेच दी थी, हमारे गोदाम से निकल गई थी, अब हमारे गोदाम में दोबारा वापस आ गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न। यानी सेल इसको देख लें कि परचेज़ के वक्त इन और रिटर्न के वक्त आउट, सेल के वक्त आउट और रिटर्न के वक्त इन, तो जो है ये सेल रिटर्न, ये रिटर्न इनवर्ड, यानी इसका इन, इस इन आउट को याद रखें। यानी परचेज़ के वक्त इन और रिटर्न के वक्त आउट।
और सेल के वक्त आउट और रिटर्न के वक्त इन। उम्मीद है इससे आपको वो चीज़ नहीं कंफ्यूज करेगी कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दोनों में क्या फ़र्क है। और इसके बाद जो है ना ये टॉपिक है, हम अभी 13 तक पहुंच गए हैं। 13 वाला भी हम देखते हैं। ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और एक इसी के साथ ही समझ लें क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो आपको पता चल गया कि वो अमाउंट जो हम काउंट नहीं करते ख़रीदते वक्त या यानी चीज़ें ख़रीदते वक्त और या चीज़ें बेचते वक्त, यानी चीज़ की जो प्राइस है, किसी भी आइटम की जो प्राइस है उसमें जितने पैसे शुमार नहीं करते उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी ना शुमार करें। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये चीज़ ख़रीदते वक्त तय किया जाता है कि कितने पैसे छोड़ने। अमूमन ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई पुराना ग्राहक है, ओल्ड कस्टमर, उसको कह दे देते हैं, उसका लिहाज करते हैं कि ये पुराना ग्राहक है। अगर कोई बल्क में ख़रीदे, यानी एक बंदा एक चीज़ ख़रीदता है तो जब वो 10 ख़रीदेगा तो हम उसको जो है ना वो चीज़ दे देते हैं। तीसरा, कंपनी जो है उसकी पॉलिसी ये है बनी हुई कि जी हम ये चीज़ कोई ख़रीदेगा तो इतने फ़ीसद, जैसे ये मेडिसिन्स की हैं कंपनी, कई मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो ये नहीं देखते कि कौन है, वो जो भी जितनी भी मेडिसिन ख़रीदेगा कोई 5% डिस्काउंट दे देता है, कोई 6% दे देता है, कोई 3% दे देता है। तो इसको हम कहते हैं पॉलिसी, कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि भी कोई भी आए तो उसको देना। और चौथा ये होता है कि उनका फेलो शॉपकीपर, फेलो बिजनेस मैन, इन सूरतों में ये जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये क्या है डिस्काउंट? कि भाई जो भी प्राइस होगी किसी चीज़ की, यानी इस अभी हम ये नहीं देख रहे कि वो उधार ख़रीद रहा है या नकद ख़रीद रहा है, इस लेवल पे ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं हम देखते। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि जो चीज़ होती है, यानी 100 रुपये की चीज़ है तो हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, 10%, तो ये बन गया 10, तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो वो चीज़ 90 रुपये की हम बेच देंगे। इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, काउंटर में। और ये बारगेनिंग पावर पे भी डिपेंड करता है कि जो कस्टमर दुकान पे जाता है उससे बारगेन करता है और उसको एग्री कर लेता है। ठीक है, अब ये जो है ना इसमें मैंने ये बता दिया है कि कोई ये नहीं है इसमें कि वो कस्टमर जो है वो नकद ख़रीद रहा है या उधार ख़रीद रहा है, हमने उसको डिस्काउंट दे देना। अब दे दिया। अब देखें 100 रुपये की चीज़ थी, हमने डिस्काउंट दे के जो है ना वो 90 की दे दी। कस्टमर आए, उन्होंने पैसे दिए, चले गए। एक कस्टमर हमारा ऐसे है जो रेगुलर कस्टमर है तो वो हमसे उधार भी ख़रीदते हैं। अब इधर आ जाए, अब तय हो गया, यानी पहले तो ये तय हो गया कि ये चीज़ कितने की देगा, वो 90 की, प्राइस 90 तय हो गई। अब इसने कहा जी मैं आपको पैसे जो हैं वो 1 महीने बाद दूंगा, 1 मंथ, या हमारी पॉलिसी है हम उससे उधार देते हैं 1 महीने का, 1 मंथ का जो है ना हम उनको उधार देते हैं जो हमारे। अभी अब पढ़ेंगे आगे जब अकाउंटिंग में तो ये चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी आपको कि जी हमने गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट फॉर 1 मंथ, फॉर 30 डेज़, फॉर 40 डेज़, और चलता भी है। बाज़ार में जो कस्टमर हैं वो जो बेचने वाले हैं चीज़ें, सेलर हैं, वो उधार चीज़ें देते हैं और टाइम दे देते हैं। कुछ हफ्ता भी हो सकता है, ऐसा भी होता है कि एक टर्न पे वो चीज़ें दे जाते हैं, यानी वीक में आते हैं, हर वीक को दिन रखा हुआ है। सपोज़ वेडनेसडे का दिन है, हाँ इस वेडनेसडे को आएंगे, वो चीज़ें उधार दे जाएंगे, अगले वेडनेसडे को आएंगे, पिछले पैसे ले जाएंगे और उधार दे जाएंगे। इस तरह का भी सिलसिला चलता है। तो अब हम इस एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि हमने चीज़ें बेची 90 रुपये की और वो हमारा कस्टमर था रेगुलर और हम उसको 1 महीने का उधार देते हैं। इसके साथ हमारा ये तय हो गया कि अगर तुम 1 महीने बाद दोगे तो ये 90 रुपये हमसे लेंगे। अब हम कैश जो है सबसे जो वांटेड या रिक्वायर्ड आइटम है,
हर बिज़नेस कोशिश ये करता है कि उसके पास कैश जो है वो आता रहे, ठीक है, और कोई शॉर्टेज ना हो, रेडी कैश अवेलेबल हो, और जितना ये हमारे पास पैसा आएगा हम आगे चीज़ ख़रीद भी सकते हैं और आगे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हम उनको लालच देते हैं कस्टमर को। हम कस्टमर से कहते हैं कि तुम 1 महीने बाद 30 डेज़ बाद, 30 डेज़ कह देते हैं इसको, 30 डेज़ के बाद आपने पेमेंट करनी है और आपने हमें 90 रुपीज़ देनी है। यानी ये जो कैश डिस्काउंट है इससे आगे का लेवल है, ये तो तय हो गया। ट्रेड डिस्काउंट तो हमने दे देना है इन जो भी ये फॉलो कर रहे हैं इनमें से प्रैक्टिस। अब और इसमें नकद या उधार का नहीं केस, वो इसमें है। यहाँ जो है जो उधार हम ले रहे हैं हमसे चीज़ें, तो हम उनको ये ऑफ़र करते हैं कि भाई अगर तुम हमें 30 दिन की बजाय 30 डेज़ की बजाय 10 डेज़ के अंदर पैसे दे दो तो हम तुम्हें इसमें से 2% और छोड़ देंगे, या हम आपको 3% और छोड़ देंगे। यानी ये चीज़ जो है वो 87 की पड़ जाएगी आपको। अब ये तो एक आइटम है ना, जब वो हज़ारों आइटम खरीदें तो इसका तो अच्छा वाला फैक्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं किसको, कस्टमर को ताकि वो जो है ना हमें बिफोर टाइम पेमेंट कर दे। 30 डेज़ का तो टाइम हमने उसको दिया हुआ है। हम उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुम, यानी इसको हम कहते हैं 3% आएगी ना, 10 नेट 30, इस तरह का लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, यानी 3/10 n/30 या n/30, इस तरह का। इसका मतलब यह है कि इफ़ यू पे विद इन 10 डेज़ यू विल गेट 3% एडिशनल डिस्काउंट, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी कैश डिस्काउंट क्या है कि कस्टमर से अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। ये जो है ट्रेडिंग के वक्त है, इसलिए इसका नाम है ट्रेड, कि यानी बिज़नेस के अंदर जब भी वो काउंटर के ऊपर आए तो उन्होंने जो बारगेनिंग कर ली हमसे, उस बारगेनिंग के नतीजे में, या हम ट्रेड कर रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि बल्क में ली हैं, पुराना कस्टमर है, इनको देखते हैं, तो इस वजह से इसका नाम है ट्रेड, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ट्रेड। ठीक, तो जो बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसमें पुराने कस्टमर का भी ख्याल रखा जाता है। इस तरह बल्क में कुछ चीज़ें खरीदते हैं, ये इसका हिस्सा है। जबकि इसमें क्या है कि हम अपने जो कस्टमर हैं उनको जो उधार देते हैं हम चीज़ें, उनसे रिकवरी के लिए ये टेक्निक्स अपनाते हैं। इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और फॉर कैश डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड फॉर अर्ली रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो 10 दिन के अंदर पैसे दे देगा तो उसको 3% डिस्काउंट देंगे। इसके बाद यानी 30 दिन के अंदर तो उसने देने हैं, तो हम उसको नेट यानी फिर पूरी अमाउंट लेंगे, एन फॉर नेट, फिर नेट अमाउंट लेंगे, यानी 90 लेंगे। अगर वो 30 दिन बाद देगा तो पूरी अमाउंट, अगर 10 दिन के अंदर दे देगा तो हम उसको 3% छोड़ देंगे। ये डिस्काउंट है। इस तरह भी लिखा होता है, इसको ऐसे भी लिखा होता है, मुख्तलिफ है। जब टर्म्स आएंगी आपको ऐसे भी लिखा होता है 210 नेट 30। इस तरह यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है कि विद इन 10 डेज़ 5%, 30 डेज़ 9। इसी तरह और भी है, यानी कि अगर आप 10 डेज़ के अंदर देंगे तो आपको 5%, 20 डेज़ के अंदर देंगे तो 2%, और 30 डेज़ के अंदर देंगे तो नेट पूरी अमाउंट, यानी 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 5%, यानी यहाँ ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर 10 दिन के अंदर नहीं दिए गए, फिर आपको दूसरी ऑफ़र दी गई कि 20 दिन के अंदर, फिर आपको 2% छोड़ देंगे और फिर इसके बाद आपको पूरी अमाउंट देंगे। तो इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो अभी हम इसको यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे जो अगली टर्म है डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।